नमस्कार दोस्तों। हाल ही में हम लोगों ने तवांग का एक घटनाक्रम देखा। इसमें चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा का अतिक्रमण किया। भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को पीट करके भारतीय सीमा से बाहर खदेड़ दिया। इसी संदर्भ में यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है जो हमें करनी आवश्यक है, क्योंकि ये हर बार एक बहस का विषय बन जाता है कि आज चाइना जिस स्थिति में है, जिस पोजीशन में है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है। कई बार हम लोगों ने सुना होगा पक्ष विपक्ष एक दूसरे के ऊपर आलोचनाएं करते हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी जो एक आलोचना होती है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनकी चाइना के साथ जो पॉलिसी थी या चाइना के साथ जिस रणनीति के साथ वो चले, जिस विदेश नीति के साथ वो चले, वो थी हिंदी चीनी भाई भाई। हिंदी चीनी भाई भाई की विचारधारा के साथ उन्होंने चीन के साथ अपने संबंध बनाए। उन्हीं संबंधों की कड़ी में कुछ 5 ऐसे बड़े कूटनीतिक निर्णय जो उस समय के कूटनीतिक निर्णय थे लेकिन आज एक भारी भूल साबित हो रहे हैं, उन्हीं को हम लोग चर्चा करेंगे। इनमें सबसे पहला निर्णय है तिब्बत पर चीन की संप्रभुता को स्वीकार करना। इनमें सबसे पहला निर्णय है तिब्बत पर चीन की संप्रभुता को स्वीकार करना। हिंदी चीनी भाई भाई की विचारधारा के साथ जब पंडित जवाहरलाल नेहरू चले, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें आगाह किया था कि हम उन्हें भाई मानते हैं लेकिन चीनी हमें भाई नहीं मानते, और जो व्यक्ति अहिंसा का सहारा ले उसके साथ अहिंसा से बात करें, लेकिन जो हिंसा या बल का प्रयोग करे उसके साथ उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। अब तिब्बत को अगर हम लोग समझना चाहें, तिब्बत एक ऑटोनोमस स्टेट था, चाइना के कंट्रोल से बाहर था, चीन के नियंत्रण में वो नहीं था। लेकिन जब चीन ने तिब्बत पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश की, तब भारत ने उसे स्वीकार कर लिया। अब यहीं एक इंपॉर्टेंट बात आती है जिससे हमें समझ आएगा कि इतने सारे विवाद क्यों हैं। तिब्बत के संदर्भ में चीन की एक पॉलिसी है, उसको बोलते हैं 5 फिंगर पॉलिसी। ये 5 फिंगर पॉलिसी क्या कहती है कि तिब्बत की 5 उंगलियां हैं, और वो उंगलियां कौन कौन सी हैं? लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल। और इसी कारण हम बार बार देखेंगे कि लद्दाख पर भी चीन अपना क्लेम करता है। नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश, इन सभी पर चीन अपना क्लेम करना चाहता है। नेपाल और भूटान अलग राष्ट्र हैं, हमारी जो सीमा में पड़ेंगे वो है सिक्किम, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश। और ये जो तवांग घटनाक्रम हुआ, ये हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में देखने के लिए मिला। तो जब तिब्बत पर चीन की संप्रभुता को स्वीकार कर लिया गया, उसका एक नकारात्मक प्रभाव ये हुआ कि तिब्बत एक पीसफुल स्टेट था, और ये चीन और भारत के बीच में एक बफर स्टेट का काम करता, और उस बफर स्टेट के कारण हमारा पूरा बॉर्डर केवल तिब्बत के साथ लगता, चीन के साथ ना लगता, और आज जितनी ये बॉर्डर की समस्याएं हैं वो शायद ना होती। दूसरा बड़ा निर्णय जिसके कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू की आलोचना की जाती है वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सदस्यता जो कि भारत को मिल रही थी, उसको चीन को दे देना। पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक ऑफर इंडिया के पास आया था, वो था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट का। ये ऑफर इंडिया ने ठुकरा दिया और चीन को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट दे दी गई, मिल गई। उसके परिणाम ये हुए कि आज हम उसी सीट की दावेदारी कर रहे हैं, क्योंकि हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बनने से जो बेनिफिट है वो आज समझ आ रहे हैं, और चीन उस सीट को मिलने में हमारे लिए टांग अड़ा देता। तीसरा जो बड़ा मुद्दा था वो था कश्मीर इशू को यूनाइटेड नेशंस में ले जाना, कश्मीर के मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस में लेकर के जाना। जब फर्स्ट कश्मीर वॉर हुआ, पहला जब कश्मीर वॉर हुआ, और पाकिस्तान की ने कबीलियाइयों के भेष में अपनी सेना को उतार दिया, राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन इंडिया के साथ साइन किया, इंडिया ने अपनी आर्मी भेजी, अपनी सेना भेजी, तो भारतीय सेना जीतती हुई जा रही थी, और पाकिस्तान की सेना को बाहर खदेड़ रही थी। और ये जिसको हम आज LOC बोलते हैं, इस LOC तक
पाकिस्तान की सेना को इस एलओसी तक खदेड़ दिया गया था और संभवतः इस पूरे एरिया को खाली करा लिया जाता। लेकिन पंडित नेहरू ने ये मुद्दा यूनाइटेड नेशंस में उठाया कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा ही इसको पीसफुली रिजोल्व किया जाए। यूनाइटेड नेशन ने यहाँ एक सीज फायर लाइन बना दी। ये सीज फायर लाइन शिमला समझौते में आगे चल कर के लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई। इसके बाद यूनाइटेड नेशन ने 3 कमीशन भी बनाए, लेकिन उसने भी इसका कोई समाधान नहीं दिया। आज की जो स्थिति है वो ये है कि ये कश्मीर, जिसको पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर बोलता है, गिलगिट और बाल्टिस्तान का रीजन पाकिस्तान के नियंत्रण में है और बाकी ये जो क्षेत्र है ये इंडिया के नियंत्रण में है। अब अगर हम बात करें चाइना के रेस्पेक्ट में, चीन के संदर्भ में इसका क्या महत्व है? चीन के संदर्भ में इसका ये महत्व है कि पाकिस्तान ने इस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर का एक हिस्सा किसको सौंप दिया? चीन को सौंप दिया। यानी कि जो हिस्सा जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान के पास रह गया था, जो 1947-48 में ही खाली करा लेती भारतीय सेना, यूनाइटेड नेशन में जाने के कारण ये एलओसी डिक्लेयर हो गई बाद में 1972 में। और इसके इस तरफ का ये जितना एरिया था, इसमें से एक भाग पाकिस्तान ने किसको दे दिया? चीन को दे दिया, जो कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सामरिक दृष्टिकोण से हमारे लिए बहुत घातक है। चौथा जो बड़ा निर्णय था वो था 1962 के युद्ध में एयरफोर्स का इस्तेमाल न करना। 1962 का युद्ध जब भारत चीन के बीच हुआ, ये सभी जानते हैं कि भारत की इसमें पराजय हुई। लेकिन उस पराजय के कारण क्या थे? उसमें से एक कारण ये भी माना जाता है कि एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया था। अगर एयरफोर्स का इस्तेमाल किया गया होता तो संभवतः परिणाम अलग होते, और अगर ये परिणाम भारत के पक्ष में रहे होते तो भारत के जनमानस का मनोबल बढ़ा हुआ होता, तो भारत और चीन युद्ध का ये जो एक नकारात्मक प्रभाव है वो ना होता। अभी भी अगर हम देखें, जब भी कभी डिस्प्यूट होता है और चीन को ये कहा जाए कि भाई आप सीमा का अतिक्रमण कर रहे हो, तो चीन यही कहता है कि 62 को ना भूलें। तो हमें समझना होगा कि 62 कोई सेना की हार नहीं थी, 62 राजनीतिक हार थी, राजनीतिक निर्णयों की हार थी, और इस 62 में एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया था। और आखिरी और अंतिम जो सबसे बड़ी भूल आज तक मानी जाती है, जिसका भुगतान किया जा रहा है, वो है सीमा पर आधारभूत संरचना को विकसित न करना। अगर हम भारत चीन सीमा को देखें तो इस भारत चीन सीमा पर चीन ने तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं, रेलवे लाइन भी बनाई हैं, रोड्स भी बनाई हैं, एयरबेस भी बनाए हैं, सब बनाए हैं, लेकिन भारत इसमें बहुत पीछे रह गया। अब ऐसा क्यों हुआ? क्या भारत में क्षमता नहीं थी कि वो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके? बना सकता था, संभावना थी। ऐसा नहीं है कि भारत के पास ये क्षमता नहीं थी कि वो अपने बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ना कर सके, कर सकता था, आज कर रहा है। समस्या क्या थी? इस समस्या को हम, जो यूपीए गवर्नमेंट में डिफेंस मिनिस्टर थे ए के एंटनी, उन्होंने 6 सितंबर 2013 को एक स्टेटमेंट दिया, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। इन्होंने कहा, इंडिपेंडेंट इंडिया हैड ए पॉलिसी फॉर मैनी ईयर्स दैट द बेस्ट डिफेंस इज नॉट टू डेवलप द बॉर्डर, द अंडर डेवलप्ड बॉर्डर इज सेफर देन द डेवलप्ड बॉर्डर। और पैरेलल इन्होंने एक चीज और कही, चाइना हैज इंप्रूव्ड इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द बॉर्डर। अब इस स्टेटमेंट को समझें। इन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट इंडिया की एक बहुत लंबे समय तक ये पॉलिसी रही कि बेस्ट डिफेंस ये है कि बॉर्डर को डेवलप नहीं किया जाए। अंडर डेवलप्ड बॉर्डर सेफर हैं डेवलप्ड बॉर्डर के कंपैरिजन में, और इसके उलट चाइना ने क्या किया? अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। यहाँ कहने का मतलब ये था कि जो बॉर्डर है उसकी सीमा को विकसित ना करो। अगर सीमा विकसित नहीं होगी, यानी कि बॉर्डर पर अगर रोड कंस्ट्रक्ट नहीं होंगी, तो एनिमी कंट्री, जो हमारा दुश्मन देश है, उसकी आर्मी अंदर नहीं आ पाएगी। यानी कि बॉर्डर को डेवलप ही मत करो। डेवलप नहीं करोगे तो सामने की आर्मी अंदर आ ही नहीं पाएगी, आ नहीं पाएगी तो आपकी सीमा में आएगी ही नहीं, आप युद्ध हारोगे ही नहीं। यानी कि बॉर्डर डेवलप ना करना अप्रोच रही, और उसी कारण जो बॉर्डर डिस्प्यूट होते हैं, चाइना इजीली अपनी आर्मी को मोबिलाइज करा सकता था, और इंडिया के सामने समस्या ये थी कि हम आर्मी को भेजें तो कैसे भेजें, और अगर आर्मी भेज दिए तो पीछे से सप्लाई कैसे भेजें। तो अब इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया गया, बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है, और उस डेवलपमेंट के कारण ही अभी जो तवांग इशू हुआ, इस इशू में इंडिया डट करके खड़ा रहा, और चाइनीज़ जो सोल्जर्स अंदर आए थे उन्हें भगा दिया गया।
अब ये जो 5 मुद्दे रहे बड़े, पहला तिब्बत पर चीन की संप्रभुता को स्वीकार करना, दूसरा यूएनएससी की स्थायी सीट को चीन को देना, तीसरा कश्मीर मुद्दे को यूएन में ले जाना, चौथा 1962 के युद्ध में एयरफोर्स का इस्तेमाल ना करना, और पांचवा सीमा पार आधारभूत संरचना को विकसित न करना। हो सकता है ये उस समय की पॉलिटिक्स के हिसाब से सूट आया हो, उस समय के निर्णय के हिसाब से सूट आया हो, लेकिन आज के समय में ये पांचों के पांचों डिसीजन एक ब्लंडर साबित हो रहे हैं, एक भारी बड़ी भूल साबित हो रहे हैं। अब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो आज की गवर्नमेंट है, ठीक है, आज की जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो इन इश्यूज़ को इंडिया के इंटरेस्ट में हैंडल करे, यानी कि इन मुद्दों को भारत के हित को समझते हुए दृढ़ता से अपना पक्ष रखे और पीछे ना हटे। इस चर्चा को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।